हेलो एवरीवन। आज के अपने इस वीडियो में हम देखेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन और एयर मासेस को। इसके साथ ही साथ अपने वीडियो में आज हम फ्रंट्स को भी कवर करेंगे। तो चलिए अपनी पहली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं क्या होता है टेम्परेचर इन्वर्जन। यूजुअली जैसा हमने पहले भी पढ़ा है कि हम एक जैसे जैसे अपने एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर में हम ऊपर की ओर जाते रहते हैं, हमें एक ग्रेजुअल फॉल इन टेम्परेचर मिलता है जो कि हमारा नॉर्मल लैप्स रेट होता है। 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर्स के हिसाब से हमारा टेम्परेचर फॉल करता है। बट कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट होती हैं जब ये जो हमें फॉल इन टेम्परेचर दिख रहा है ऊपर जाने पर, इसकी जगह एक राइज इन टेम्परेचर हम ऑब्जर्व करते हैं। यानी कि जब जैसे जैसे हम एटमॉस्फेरिक लेयर में ट्रोपोस्फेयर में जिसमें मैक्सिमम ऑफ द वेदर फिनोमिना होते हैं, जैसे जैसे हम उसमें ऊपर की ओर जाते हैं देयर इज़ अ राइज इन टेम्परेचर। इसी फिनोमिना को हम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। तो टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। यूजुअली अकर्स फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, इसके साथ इसमें जो कंडीशन लॉन्ग विंटर नाइट्स, क्लियर स्काई एंड स्टिल एयर, एक क्लाउडलेस क्लियर स्काई का होना ज़रूरी है। साथ ही साथ प्रेजेंस ऑफ ड्राई एयर एट सरफेस और स्लो मूवमेंट ऑफ एयर भी बहुत ज़रूरी है। स्लो एयर मूवमेंट और ड्राई एयर एट सरफेस, ये दोनों कंडीशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं फॉर इन्वर्जन इन टेम्परेचर टू टेक प्लेस। अब होता क्या है, हीट ऑफ द डे इज रेडिएटेड ऑफ ड्यूरिंग द नाइट एंड बाय द अर्ली मॉर्निंग आवर्स द अर्थ इज कूलर दैन द एयर अबव। इसको ऐसे समझते हैं, हमारे अर्थ पे होता क्या है कि जो हमारी अर्थ होती है दिन के टाइम में वो हीटेड अप होती है और रात के वक्त में वो रेडिएशन रिलीज करके ठंडी होती है। रात में ज़्यादा हीट रिलीज हो जाती है बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ग्राउंड सरफेस काफ़ी ठंडा हो जाता है जिसकी वजह से, और उसके कांटेक्ट में आने वाली हवा भी ठंडी हो जाती है, जबकि उसके ऊपर की जो हवा होती है वो गर्म रह जाती है। तो हमें नीचे जो मिली वो ये ग्राउंड है, ये कोल्ड एयर का ब्लैंकेट है। ग्राउंड ठंडा हो गया, इसके ऊपर ये जो कोल्ड एयर है वो भी ड्राई कोल्ड एयर, एक ठंडी लेयर है, और उसके ऊपर जो हवा है ये हॉट एयर है। तो सिंपली देयर इज अ इन्वर्जन इन टेम्परेचर। अब दिस इन्वर्जन इन टेम्परेचर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉग एंड लीड्स टू स्टेबिलिटी इन द एटमॉस्फेयर। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इट लीड्स टू स्टेबिलिटी इन द एटमॉस्फेयर। अब हम देखते हैं वैली इन्वर्जन को। तो वैली इन्वर्जन टेक्स प्लेस ड्यू टू एयर ड्रेनेज। एक फिनोमेना होता है एयर ड्रेनेज का। वैलीज में और हिल्स में जितना भी टेम्परेचर इन्वर्जन होता है वो सारा इट इज़ ड्यू टू एयर ड्रेनेज। अब यूजुअली होता क्या है कि कोल्ड एयर एट द हिल्स एंड माउंटेन्स जो कि रात में प्रोड्यूस होती है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर के नीचे की ओर आ जाती है, लाइक बहते हुए पानी की तरह। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर के वो कोल्ड एयर का पूरा ही ब्लैंकेट नीचे की ओर आ जाता है एंड इट पाइल्स अप डीपली इन द पॉकेट्स ऑफ द वैली बॉटम विद वार्म एयर अबव इट। अब जब सारी की सारी कोल्ड एयर नीचे आ चुकी है तो उस वॉइड को फिल करती है ये वार्म एयर। ये वार्म एयर वाला हिस्सा उस वॉइड को फिल करता है और फिर सिंपली हमें नीचे कोल्ड एयर मिलती है और ऊपर वार्म एयर, एंड दिस लीड्स टू द वैली इन्वर्जन। अब खास चीज़ ये है कि दिस वार्म एयर इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स फ्रॉम फ्रॉस्ट डैमेज। अब इसमें खास चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये कंडीशंस जो है इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए। लॉन्ग विंटर नाइट, क्लियर स्काई, स्टिल एयर, ड्राई एयर की मौजूदगी और शॉर्ट ड्यूरेशन। खास चीज़ ये है कि ये जो टेम्परेचर इन्वर्जन का प्रोसेस है ये हमें पोल्स पर थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलता है, एंड द सेम इज़ नॉट ट्रू फॉर द रेस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल बेल्ट एंड ऑल।
साथ ही साथ इट लीड्स टू फॉग फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी इन द एटमॉस्फेयर। ये स्टेबिलिटी इन द एटमॉस्फेयर वाला पॉइंट आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। आई मीन किसी भी एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आप इस पर आकर के कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो हाउ डज़ इट लीड टू फॉग फॉर्मेशन? दरअसल होता क्या है कि वार्म एयर लाइज अबव कोल्ड एयर, वार्म एयर गेट्स कूल्ड फ्रॉम बिलो एंड एज अ रिजल्ट कंडेंसेशन से टाइनी ड्रॉपलेट्स फॉर्म होती हैं, वो सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स के चारों ओर जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं, और यही टाइनी ड्रॉपलेट्स अराउंड द डस्ट पार्टिकल्स यही हमें एज फॉग अपीयर होती हैं। इसमें इतना ही। अब देखते हैं अपने अगले टॉपिक को। तो हमारा अगला टॉपिक है एयर मासेस। A large volume of air in the atmosphere that is mostly uniform in temperature and moisture, जिसे हम एयर मास कहते हैं। आई होप सो आपको डेफिनेशन से कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। इसे एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे देखते हैं। एयर मास कुछ नहीं, एक ब्लैंकेट या फिर एक पैक ऑफ एयर होता है, किसी सरफेस के ऊपर रूम करता है, जिसमें थ्रू आउट द डायमेंशन, जितनी दूरी पे वो एक्सटेंड कर रहा है उसकी पूरी लेंथ में, जो टेम्परेचर या तो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो ज़्यादा वैरी नहीं करता है, ऑन एन एवरेज सेम ही बरकरार रहता है एक लंबे वक्त के लिए। मान लीजिए इस पॉइंट का टेम्परेचर अगर 12 डिग्री है तो इस पॉइंट का भी टेम्परेचर अराउंड 12 डिग्री ही होगा, और थ्रू आउट वो 12 डिग्री के आसपास 10 डिग्री, 11 डिग्री, 13 डिग्री ऐसे कुछ वेरी कर सकता है, पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। खास चीज़ कि इट कैन एक्सटेंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर इन एनी डायरेक्शन and can reach from ground level to the stratosphere. एयर मास की एक कंडीशन होती है, एक खासियत होती है कि इट मॉडिफाइज द लोकल टेम्परेचर एंड क्लाइमेट जहाँ से वो गुज़रता है। यानी कि अगर एक वार्म एयर मास किसी एक पर्टिकुलर रीजन से गुज़र रहा है तो वहाँ की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगी वो कुछ टाइम के लिए उस वार्म एयर मास की कांटेक्ट में आने की वजह से वार्म हो जाएगी। अब हम आगे देखते हैं origin of air masses. So they originate when atmospheric conditions are stable and are uniform over a large area for a long time. Like air masses are they cover a huge dimension. तो अगर इस पर्टिकुलर प्लेस पर एक एयर मास को ओरिजिनेट होना है इस ठंडी जगह पर, तो ज़रूरी है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन स्टेबल हो और इस पर्टिकुलर प्लेस का जो टेम्परेचर हो यूनिफॉर्म बना रहे फॉर अ लॉन्ग टाइम। तभी इसके कांटेक्ट में आने के बाद ये हवा जो होगी वो ठंडी होगी और एक कोल्ड एयर मास का फॉर्मेशन होगा। एंड वंस फॉर्म्ड इट मूव्स टू अदर एरियाज़। अब जो आइडियल कंडीशंस होती हैं एयर मास के फॉर्मेशन के लिए, वो एक तो सबसे पहले वही होमोजीनियस अर्थ सरफेस, चाहे वो लैंड हो चाहे ओशन हो, एयर मासेस कैन टेक फॉर्मेशन इन ईदर लैंड और ओशंस। साथ ही साथ कन्वर्जेंस ऑफ एयर ना हो, नो कन्वर्जेंस ऑफ एयर, दिस पर्टिकुलर साइन डिनोट्स कन्वर्जेंस ऑफ एयर। इसका होना इज़ नॉट वेरी बेनिफिशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एयर मास। डाइवर्जेंस ऑफ एयर होना चाहिए, डाइवर्जेंस इज दिस थिंग, ये होना चाहिए। साथ ही साथ एंटी साइक्लोनिक एरियाज विद हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर ग्रेडियंट, दे आर आइडियल रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एयर मास। एंटी साइक्लोनिक एरियाज, एंटी साइक्लोनिक एरियाज, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब आगे चल कर के देखते हैं एयर मासेस के टाइप क्या होते हैं और उनके सोर्स पॉइंट्स। हमारे अर्थ पर जो एयर मासेस के प्रोमिनेंट सोर्स रीजन्स हैं, ये वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन हैं, सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स हैं, कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशंस हैं, वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट्स ऑफ हायर लैटिट्यूड और परमानेंटली आइस कवर्ड आर्कटिक एंड अंटार्कटिक। ये कुछ हमारे प्रोमिनेंट सोर्स रीजन्स हैं एयर मासेस के। अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एयर मासेस। हम 5 तरह के एयर मासेस देखेंगे। सबसे पहला हमारा है मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास। वार्म होता है, मॉइस्ट होता है और अनस्टेबल होता है, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक ये एक्सटेंड कर सकता है। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास जो हमारा है 20 to 30 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फीयर्स।
इसके बाद जो मैरीटाइम पोलर है हमारा, साइबेरिया एंड कनाडा, यूएस और रशिया के ये बर्फीले हिस्से हैं। मैरीटाइम पोलर यहाँ फॉर्म होता है। कॉन्टिनेंटल पोलर कन्फाइंड टू साइबेरिया एंड कनाडा, व्हेन मूव्स ओवर ओशन चेंजेस टू मैरीटाइम पोलर एयर मास। यही जो हमने अभी मैरीटाइम पोलर एयर मास देखा, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास ओवर द ओशन रीजन अराउंड साइबेरिया एंड कनाडा। इसके अलावा हमारा जो पांचवा है वो कॉन्टिनेंटल आर्कटिक एयर मास है। तो ये थे हमारे प्रोमिनेंट एयर मासेस। अब हम देखते हैं अपने अगले टॉपिक को, फ्रंट्स। तो व्हेन टू डिफरेंट एयर मासेस मीट, द बाउंड्री जोन बिटवीन देम इज कॉल्ड अ फ्रंट। आई एम सॉरी, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। अगर एयर मास कोल्ड है, अगर कोल्ड है तो एक एग्जांपल से अगर आप देखें तो दिस इज ग्राउंड एंड द टेम्परेचर ओवर हियर इज 20 डिग्री एंड द एयर लाइंग अबव इट, इसका टेम्परेचर अगर 15 है तो इट इज़ कॉल्ड अ कोल्ड एयर मास। वाइल अगर ग्राउंड का टेम्परेचर है 15 और एयर मास लाइंग अबव इट हैज़ अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री, तो इट इज़ कॉल्ड वार्म एयर मास। सो बैक टू द फ्रंट थिंग, when two different air masses meet, the boundary zone between them is called a front. हमें typically 4 type of fronts पता हैं। cold air front, when the cold air moves towards the warm air mass, it is called the cold air front. warm, when the warm air mass moves towards the cold air mass, ये होता है warm air front होता है। इसके अलावा स्टेशनरी होता है, व्हेन द फ्रंट रिमेन्स स्टेशनरी इट इज़ कॉल्ड स्टेशनरी फ्रंट। और ऑक्लूडेड होता है, इफ़ एन एयर मास इज फुली लिफ्टेड अबव द लैंड सरफेस, इट इज़ कॉल्ड ऑक्लूडेड फ्रंट। ये हम आगे चल कर के टेम्परेट साइक्लोन्स में देखेंगे कि जब कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट टकराते हैं तो किस तरह से ये कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट के नीचे सीप इन करके वार्म फ्रंट को पूरी तरह से ऊपर उठा देता है। And it leads to the formation of, it plays an important role in the formation of temperate cyclones. तो आगे चल करके हम ऑक्लूडेड फ्रंट्स को एक बार फिर से देखेंगे अभी। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में साइक्लोन्स के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू। एंड इस वीडियो से जुड़े हुए आपके कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल।